1 नवंबर 2002 साओ पोलो मैक्सिको। 19 साल की सुज़ेन और उसका छोटा भाई एंड्रियास पूरी रात पार्टी करने के बाद जब सुबह अपने घर आते हैं और जब पेरेंट्स के रूम के अंदर जाते हैं और जो देखते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं। उन दोनों के सामने उनके पेरेंट्स की खून से लथपथ डेड बॉडी बेड पे पड़ी हुई थी। किसी ने उन दोनों का बेरहमी से मर्डर कर दिया था। फ़ौरन पुलिस वहां आती है और घर की तलाशी शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि उनके घर से कीमती सामान गायब है और पैसे भी चोरी हुए थे। मतलब ये केस रॉबरी और मर्डर का था, क्योंकि ये तो पॉसिबल भी है। सुज़ेन के फादर $17 मिलियन के मालिक थे। पहले पहले पुलिस को भी ये केस बड़ा सिंपल लगा था, पर जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है तब उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर सुज़ेन के पेरेंट्स का मर्डर किसने और क्यों किया था, खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। Suzanne von Richthofen was born on 3rd November 1983 इन साओ पोलोस मैक्सिको। सुज़ेन के फादर का नाम मैनफर्ड एल्बर्ट था और वो इंजीनियर थे। साथ ही उसके फादर $1 मिलियन कंपनी के ओनर भी थे। सुज़ेन की मदर का नाम मोरिशिया था एंड शी वो साइकाइट्रिस्ट इन लोकल एरिया। सुज़ेन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एंड्रियस था और वो उससे बस 4 साल छोटा था। उन दोनों के पेरेंट्स उन दोनों से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर चीज़ों का ख्याल रखते थे। और साथ ही सुज़ेन और एंड्रियस भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी, पर सुज़ेन अपने भाई से सबसे ज़्यादा क्लोज थी। यहाँ तक कि दोनों लड़ते भी नहीं थे। सुज़ेन अपनी सारी बातें एंड्रियस के साथ शेयर करती थी। साथ ही दोनों क्वाइट और शाय नेचर के थे, अपने पेरेंट्स की तरह। और दोनों भाई बहन मैक्सिको के मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल में स्टडी करते थे। इसके बाद ईयर 2001 में सुज़ेन अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लॉ की पढ़ाई करती है। उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। उसके पास हर सुख के साथ ब्राइट फ्यूचर भी था, क्योंकि सुज़ेन के फादर बहुत रिच थे, लगभग $17 मिलियन के मालिक थे, जिसमें से $10 मिलियन स्विस बैंक में थे और ये सुज़ेन के नाम पे थे। मतलब हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सुज़ेन पढ़ाई में तो अच्छी थी, साथ ही वो कराटे और डांस क्लासेस भी लेती थी। तो वहीं पे उसकी मुलाकात डैनियल नाम के लड़के से हो जाती है और पहली ही नज़र में एक दूसरे को प्यार हो जाता है। डैनियल 19 साल का था। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम क्रिस्टियन था और ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि पैसों की इतनी कमी थी, दोनों भाइयों ने अपनी स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं करी थी, इसलिए डैनियल और क्रिस्टन काम करते थे। पर सुज़ेन के दिमाग में ये नहीं था कि वो रिच थी और डैनियल एक पुअर था, क्योंकि वो पहली ही नज़र में डैनियल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। अब दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और सुज़ेन अपने रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बताती है। पहले स्टार्टिंग में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब उनको पता चलता है कि डैनियल रेगुलरली वीड के नशे करता है और पैसे कमाने के लिए कुछ खास काम नहीं करता, यहाँ तक कि वो खुद का खर्चा नहीं उठा पाता था। सुज़ेन के पेरेंट्स को पता था कि वो सुज़ेन को खुश नहीं रख पाएगा और पेरेंट्स तो अपने बच्चों का भला ही चाहेंगे, इसलिए वो सुज़ेन को डैनियल से मिलने के लिए मना करते हैं। पर सुज़ेन उनकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा वो अब रोज़ डैनियल से मिलती है और अपने घर से ज़्यादा डैनियल के घर पे टाइम स्पेंड करती है। और एंड्रियस सुज़ेन का छोटा भाई उसके लिए घर पे बहाने देता है। इसके बाद ईयर 2001 में सुज़ेन के पेरेंट्स 1 मंथ के लिए यूरोप जाते हैं और अब तो घर पूरा खाली हो चुका था, इसलिए वो डैनियल को अपने घर पे बुलाती है और 1 महीना उसके साथ ही रहती है। यहाँ तक कि सुज़ेन डैनियल के साथ ड्रग्स तक लेने लग जाती है। फिर उसके पेरेंट्स जब घर आते हैं तब उनको सुज़ेन की इन हरकतों के बारे में पता चल जाता है। फिर सुज़ेन और उसके फादर के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। तब वो उसको धमकाते हैं और लास्ट वार्निंग देते हैं कि डैनियल अच्छा लड़का नहीं है, उससे मिलना बंद कर दे, वरना मैं तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। और इस वक्त तक सुज़ेन अपने पेरेंट्स से तंग आ चुकी थी। वो फिर भी अपने घर वालों के पीठ पीछे डैनियल से मिलती थी। ऐसा चलता रहता है। फिर 1 नवंबर 2001 सुबह के 4 बजे सुज़ेन और एंड्रियस पूरी रात पार्टी करने के बाद जब सुबह घर आते हैं और जो वो देखते हैं तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके पेरेंट्स के रूम में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
वो मंजर देखने के बाद दोनों चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। फ़ौरन पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। पहले पुलिस उन दोनों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, फिर घर की तलाशी शुरू कर देती है। उनके घर से पैसे गायब थे और सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। पुलिस को ये मामला रॉबरी और मर्डर का लगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल भी है। सुजैन के फादर बहुत रिच थे, शायद किसी ने पैसों के लिए उनका मर्डर कर दिया। पर पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी, जैसे सिक्योरिटी अलार्म और सीसीटीवी कैमरा ऑफ थे। यहाँ तक कि पुलिस को कोई फोर्स्ड एंट्री के भी साइन नहीं मिली और पर्टिकुलरली सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने इस रॉबरी को फ्रेम किया हो। अगर कोई कातिल है तो घर में से ही है। पर पुलिस शक करे तो करे किस पे, क्योंकि सुजैन और एंड्रियस ने अपना रो रो के बहुत बुरा हाल कर लिया था। वो पुलिस को कुछ बताने की हालत में नहीं थे। पर 3 दिन बाद जिसने अपने पेरेंट्स को खोया हो वो कैसे पूल पार्टी कर सकता है। मर्डर के 3 दिन बाद सुजैन अपने दोस्तों को घर पे बुलाती है और उनके साथ पूल पार्टी करती है, और ये सब कुछ पुलिस नोटिस कर रही थी। और पुलिस को एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है कि डैनियल के बड़े भाई क्रिश्चियन ने नगद बहुत एक्सपेंसिव बाइक परचेज करी है। और ये तो बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि क्रिश्चियन इतने पैसे नहीं कमाता था कि वो इतनी महंगी बाइक खरीद सके। इसलिए पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है। फ़ौरन पुलिस सुजैन और उसके बॉयफ्रेंड डैनियल, उसके बड़े भाई क्रिश्चियन को अरेस्ट कर लेती है। क्या सही में सुजैन ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था? और किया भी होगा तो क्यों किया होगा? अब पुलिस बारी बारी तीनों से पूछताछ करती है। पहले पुलिस क्रिश्चियन को इंटेरोगेट करती है, जिसमें वो टूट जाता है और अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है कि हम तीनों ने ही मिल के मॉरिशिया और मैनफर्ड का मर्डर किया था। फिर वो हॉरिफाइंग स्टोरी अनरिवील करता है। 31 अक्टूबर 2002 को मॉरिशिया और मैनफर्ड मर्डर करने के बाद रात को 9 बजे जल्दी सोने जाते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली थी। इसके बाद उसी रात को 10 बजे सुजैन और एंड्रियस घर से लैंड पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ पे पहले से ही डैनियल और क्रिश्चियन उसका वेट कर रहे थे। पर एंड्रियस अपनी बहन के हॉरिफाइंग प्लान से अनजान था। फिर सुजैन उसको लैंड पार्टी में छोड़ के डैनियल और क्रिश्चियन के साथ अपने घर वापस आती है, और उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। सुजैन ने सिक्योरिटी अलार्म और सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए थे, इसलिए तीनों को घर के अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डैनियल और क्रिश्चियन रोड के साथ सुजैन के पेरेंट्स के रूम में जाते हैं। क्रिश्चियन मैनफर्ड के सर पे जोर से वार करता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। डैनियल सुजैन की मदर को रोड से मारता है, पर इस दौरान उनकी आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर डैनियल नहीं रुकता। वो रोड उनकी गर्दन के अंदर घुसा देता है और मॉरिशिया की भी डेथ हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, सबसे इविल पार्ट तो ये है कि सुजैन ये सब कुछ लिविंग एरिया में बैठ के अपने पेरेंट्स की चीखें सुन रही थी। सीरियसली वो टोटली इविल बन चुकी थी। जो उससे इतना प्यार करते थे, उसका ध्यान रखते थे, वो बस यही तो चाहते थे कि सुजैन अपनी लाइफ में खुश रहे, पर शायद वो ऐसा नहीं चाहती थी अपने पेरेंट्स के लिए। इसलिए उसने उनको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सुजैन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जो कर रही है, शायद ये सब कुछ तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके बाद तीनों को जब कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं, फिर प्लान के हिसाब से इस मर्डर को रॉबरी का एंगल देते हैं और पैसे लेकर करीब 1 बजे घर से फरार हो जाते हैं। फिर सुजैन और डैनियल लैंड पार्टी में वापस जाते हैं और करीब 4 बजे सुजैन अपने भाई के साथ एंड्रियस घर वापस आती है और फिर एक्टिंग शुरू कर देती है। उन तीनों ने उनका मर्डर पैसों के लिए और सुजैन ने अपनी फ्रीडम के लिए किया था, ताकि वो डैनियल से बिना किसी के रोक टोक से मिल सके। इसके बाद कोर्ट में तीनों का ट्रायल चलता है, जिसमें सुजैन ये बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, डैनियल ने पैसों के लिए मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया और वो हमारी हंसती खेलती फैमिली ख़त्म करना चाहता था। मतलब उसने अपना सारा ब्लेम अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के ऊपर डाल दिया, जिससे कुछ टाइम पहले वो बहुत प्यार करती थी और उसके साथ मिलकर अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। ये तो कुछ नहीं, सुजैन जब लोकल मीडिया को इंटरव्यू देती है तब उसमें भी रो रो के यही बोलती है कि इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, जो भी सब कुछ किया है डैनियल ने किया है।
और इस इंटरव्यू में सुजैन एक लाचार औरत दिखने की एक्टिंग करती है, क्योंकि बाद में ये प्रूव भी हो जाता है। सुजैन और उसके लॉयर का वीडियो लीक हो जाता है, जिसमें उसका लॉयर उसको क्या बोलना है और किस तरह से रिएक्ट करना है वो सब कुछ बता रही थी। Sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Eu não, por favor. सच्ची में सुजैन ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वो लिटरली एक सेल्फिश मॉन्स्टर थी। इसके बाद डैनियल, क्रिश्चियन और सुजैन का 4 साल तक ट्रायल चलता है। फिर फाइनली 17 जुलाई 2006 को सुजैन और डैनियल को 39 ईयर की जेल होती है और क्रिश्चियन को 38 ईयर की। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। पर इन सब में जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई थी वो था सुजैन का छोटा भाई एंड्रियास। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो डिप्रेस्ड रहने लग गया था। एक तरह से बस उसका शरीर ही जिंदा था। मतलब सुजैन ने 3 मर्डर किए थे। वो आज तक अपने पेरेंट्स की मौत के ट्रॉमे से बाहर नहीं आया। और ये केस मैक्सिको में इतना फेमस है कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तक बनी हुई है। इस केस को लेके आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।